गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसी चैप्टर 22 का जो आहारनाल की संरचना चल रही थी वहाँ मैंने 1 से लेकर 5 पॉइंट तक समझा दिए थे। आज हम जो बात करेंगे बड़ी आंत का, ठीक है ना। तो बड़ी आंत में आपने देखा कि बड़ी आंत का मीन्स होता है यहाँ पे कि लंबाई तो उसकी कम होती है लेकिन उसका जो व्यास होता है अंदर का वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो व्यास के आधार पे हमने उसका नामकरण किया है बड़ी आंत, ठीक है ना। तो बड़ी आंत के भी क्या भाग होते हैं, कितने? 2। एक तो होता है सीकम और एक होता है कॉलोन। कॉलोन के मीन्स होता है बृहदांत्र, ठीक है। तो जो सीकम भाग होता है ये सीकम कहाँ पर होता है? जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत जो होती है उसके कहाँ पे संधि स्थल में पाई जाती है। और इस संधि स्थल पर एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कृमि रूपी परिशेषिका हिंदी में बोलते हैं। तो कृमि रूपी परिशेषिका जो होती है वो बड़ी आंत और छोटी आंत के संधि स्थल पे होती है और उस भाग को कहते हैं हम सीकम। और यह एक बंद नलिका होती है और इसी नलिका के पास में अंधनाल पाई जाती है जिसको हम अंधनाल बोलते हैं इसको। उस कृमि रूपी परिशेषिका का मुख्य कार्य था सेलुलोज का पाचन करना, लेकिन अब हमारे भोजन में सेलुलोज की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। इसलिए आज भी हमारे शरीर में नष्ट होने की बजाय अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। अगर इसमें भोजन का कोई कण अगर प्रवेश करता है तो इसमें संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और संक्रमित होने से उसमें सूजन आ जाती है और उसमें विषैले पदार्थ बन जाते हैं और वो फट जाती है। फटने से जो जहर बनता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑपरेट करके इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को संक्रमण की अवस्था में बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में आता है कॉलोन। कॉलोन बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है और ध्यान रखना इसमें सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कुछ बचे हुए भाग का पाचन भी करते हैं, ठीक है ना। पाचन करने में सहायता करते हैं प्लस रहने के लिए स्थान मिल जाता है किसको? इन जीवाणुओं को। इसलिए कैसे होते हैं? सहजीवी जीवाणु होते हैं। उसके बाद में जाइए नंबर 7 पे मलाशय एवं गुदा। तो देखिए मलाशय तो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि मलाशय का मतलब हो गया कि जहाँ पर हम हमारे शरीर का अपचित भाग होता है उसको हम संग्रहित करते हैं और इसी जो अपचित भाग होता है उस भाग को गुदा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। गुदा में यहाँ पे 2 कपाट होते हैं, ठीक है ना। दोनों कपाट गुदा के खोलने तथा बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। तो ये बताएंगे आपको, बताएंगे कि कैसे मल का उत्सर्जन होता है, कितना प्रेशर लगता है जिससे कि ये कपाट खुल जाते हैं और ये होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है आहारनाल की संरचना। अब हम बात करते हैं पाचक ग्रंथियों। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ हमारे आहारनाल में पाई जाती हैं वो देखिए। अब है नेक्स्ट आहारनाल की संरचना के पश्चात पाचक ग्रंथि। तो देखिए हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 पाचक ग्रंथि पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1
लार ग्रंथि। तो पहले ध्यान रखना, ये लार ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? मुख गुहाग में पाई जाती है। और इसके द्वारा किसका श्रावण होता है? लार। लार में क्या क्या होते हैं? लार में होता है मुख्य रूप से जल, लाइसोजाइम, और मुख्य रूप से जो मेन एंजाइम होता है वो होता है क्या होता है? अल्फा अमाइलेज। और इस अल्फा अमाइलेज को हम बोलते हैं क्या? टाइलिन। ठीक है ना? और ये अल्फा अमाइलेज किसका? स्टार्च का पाचन करता है मुख गुहा में। इसमें ग्लूकोज। तो ध्यान रखना, हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को ये अल्फा अमाइलेज इसमें ग्लूकोज में बदल देता है। आंशिक पाचन करता, डायरेक्ट ग्लूकोज में नहीं बदलता। बताएंगे आपको, जब पाचन की क्रियाविधि आएगी उसमें आपको बताएंगे किस तरह से ये पाचन करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च अंत में ग्लूकोज में बदलता है। पर ये यहाँ पे ध्यान रखना कि मुख में इसका आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता। ठीक है ना? तो ये होता है। और इसके अलावा इसमें श्लेष्मा भी होती है, श्लेष्मा भी होती है। ये संगठन होता है किसका? लार का होता है। अब यहाँ पे देखिए, लार ग्रंथियाँ वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है, एंड पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां होती हैं जो हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं और जो लार का श्रावण करती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, ये जो अपने कैनाइन होते हैं, सामने के जो कैनाइन होते हैं, इन कैनाइन के ऊपर से और नीचे से खुलती हैं। और कुछ एक ग्रंथि जो होती है वो जीभ के नीचे से खुलती है। इसलिए क्या होता है कि जब भी हमारा जो मुख होता है, जीभ के नीचे ऊपर यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा लार होती है। कई बार क्या होता है, वायरस का संक्रमण होता है, तो संक्रमण से क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं मम्स। ठीक है ना? तो जिससे कान के पीछे वाला एरिया जो होता है वो फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये था लार ग्रंथि। अब आ जाइए यकृत ग्रंथि, नंबर 2। नंबर 2 पे है यकृत ग्रंथि। तो ध्यान रखना, यकृत ग्रंथि जो है हमारे शरीर की कैसी होती है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ठीक है ना? और इसके 2 भाग होते हैं, 2 पालियों में बटा होता है, राइट पाली एंड लेफ्ट पाली। 2 पालियों में विभक्त होता है। एक पाली बड़ी होती है, एक पाली छोटी होती है। ठीक है ना? अब इन पालियों के द्वारा ये जो पाली होती है यकृत की, ये हिपेटोसाइट कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है?
हेपेटोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और इन पालियों के द्वारा या यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रावन होता है। और इस पित्त रस में दो अवयव होते हैं, एक तो होते हैं पित्त लवण और एक होता है पित्त वर्णक। पित्त लवण और पित्त वर्णक, वर्णक इसमें होते हैं हरे रंग के, जो क्या करते हैं, ये जो पित्त रस होगा वो क्या करेगा, बड़े वसा के अणु को छोटे वसा अणु में क्या कर देता है, बदल देता है। वसा का पाचन नहीं करेगा, वसा का पाचन तो लाइपेज एंजाइम करता है, लेकिन यहाँ पे पित्त रस का जो कार्य होता है मुख्य रूप से वो ये होता है कि ये वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदल देता है, जिससे कि वो लाइपेज आगे चल के क्या कर सके, उसका पाचन कर सके। ठीक है, इतना हो गया। और इसके अलावा इसमें और तो एक चीज़ और भी है, वो आप चीज़ ध्यान रखना कि जो पित्त रस जहाँ पे संग्रहित होता है, क्योंकि लेफ्ट पाली और राइट पाली दोनों क्या करते हैं, पित्त रस को बनाते हैं। और दोनों पित्त रस जो होंगे, ये जो पित्त रस होगा वो पित्ताशय में जाके क्या होता है, गॉल ब्लैडर में जाके क्या होता है, संग्रहित होता है। अब पित्ताशय में जाके संग्रहित होगा तो जिस नलिका के द्वारा पित्ताशय से और छोटी आंत जहाँ प्रारंभ होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनियम, वहाँ पे जाके खुलती है, तो जिस नलिका से खुलती है उसको बोलते हैं हम डक्टस कोलोडोकस। अब हम बात करेंगे इसके यकृत का कार्य क्या होता है। तो यकृत के कई सारे कार्य दे रखे हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं वो भी आप देख लीजिए फटाफट। यकृत रस के या यकृत के क्या कार्य होते हैं। पहला तो कार्य ये होता है यकृत का पित्त रस का निर्माण। और ये पित्त रस किसका पाचन करेगा, वसा। पाचन का मतलब तोड़ेगा। दूसरा है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, शरीर का मतलब रक्त और ग्लूकोज का मतलब शर्करा, अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा अतिरिक्त शर्करा को, मतलब ग्लूकोज को, इसमें ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो शर्करा से ग्लाइकोजन के निर्माण को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अगर रक्त में मान लीजिए शर्करा की मात्रा बढ़ गई तो जो शर्करा होगी वो किस में जाएगी, ग्लाइकोजन में। तो ध्यान रखना, पादपों में, जंतुओं में तो अतिरिक्त शर्करा संग्रहित होती है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। पादपों में ये होती है स्टार्च के रूप में होती है। अगर मान लीजिए नंबर 3 कि शरीर में मान लीजिए रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाए तो क्या करेगा, यही यकृत इस ग्लाइकोजन को वापस किसमें तोड़ देगी, शर्करा में तोड़ देती है। ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ देगी,
शर्करा में। तो ग्लाइकोजन से शर्करा का बनना ये कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, किसमें? शर्करा में। नंबर 4, अब मान लीजिए कि उसके शरीर में शर्करा की आवश्यकता है पर ग्लूकोज नहीं है, मतलब ग्लाइकोजन नहीं है, तो क्या करेगा? वशी अम्ल प्लस अमीनो अम्ल, ये डायरेक्ट किसे बदल देगा? ये शर्करा। तो इसको बोलेंगे हम वसी अम्ल और अमीनो अम्ल से जब शर्करा का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं हम क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक तो हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, शर्करा का निर्माण, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल से शर्करा का निर्माण होना। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और जो इसके कार्य हैं, जैसे कार्य और भी हैं इसके, जैसे ये विटामिन ए, विटामिन ए, डी और B12 को संग्रहित करता है, ठीक है ना? विटामिन ए, डी और B12 मतलब राइबोफ्लेविन, इसको संग्रहित करता है। अगला कार्य है कि यकृत में यूरिन मतलब यूरिया बनती है, जबकि यही यूरिया रक्त में मिलकर कहाँ पहुँचती है? वृक्कों में, और वहाँ पे जाकर क्या होता है? मूत्र का निर्माण करता है, ठीक है ना? तो ये थे मुख्य कार्य इसके थे, ठीक है। और एक रक्त को जमने से रोकने वाला हिपेरिन का निर्माण भी इसी में होता है, ठीक है। तो यकृत पूरा हो चुका है।